स्टोरी बिहाइंड इट की आज की कहानी में हम आपको बताएंगे थाईलैंड की गुफा में फंसे 12 बच्चे और उनके फुटबॉल कोच के रेस्क्यू की कहानी, जो शुरू तो थाईलैंड में हुआ था और 18 दिन चले इस रेस्क्यू ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर इस तरह खींचा कि ये अब विश्व स्तर का बचाव कार्य बन गया और पूरी दुनिया में चर्चा का विषय भी। इस घटना की शुरुआत होती है एक बर्थडे से। शनिवार 23 जून को सोम पियांग जई का 17वां जन्मदिन था, जिसे कि उसके परिवार वाले और दोस्त खास तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते थे, पर किसे पता था कि सोम पियांग जई उस रात घर ही नहीं आएगा। वो अपनी फुटबॉल टीम वाइल्ड बोर्स के फ्रेंड्स और कोच के साथ थाम लुआंग के एक्सप्लोर करने जाने वाला था, वो भी अपने पेरेंट्स को बिना बताए। ये गुफा उत्तरी थाईलैंड के चियांग राय प्रांत के एक फॉरेस्ट पार्क दो इनांग पर्वत श्रृंखला के नीचे स्थित है, जो कि म्यांमार के बॉर्डर पर पड़ती है। अब ये लोग अपनी फुटबॉल प्रैक्टिस खत्म करके सीधे अपने तय किए डेस्टिनेशन की ओर चल पड़ते हैं। ये लोग गुफा के पास पहुंचकर उसके एंट्रेंस पर अपनी साइकिल छोड़कर गुफा के अंदर चले जाते हैं। जब भी इस फुटबॉल टीम में कोई न्यू मेंबर जुड़ता है तो ये लोग इस गुफा की दीवार पर उस नए सदस्य का नाम लिखने जाते हैं। ये इस टीम का ट्रेंड था, जो कि अक्सर किया करते थे। तो ये पहली बार तो नहीं था कि ये लोग उस गुफा में गए हों, लेकिन उस दिन उनका वहाँ जाना एक गलत डिसीजन साबित हुआ। वो सब अपनी टॉर्च लिए गुफा के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदाजे से वो एक ही घंटे में गुफा में रहकर वापस आ जाने वाले थे। थाम लुआंग केव ये डे ट्रिपर्स और बहुत ही एडवेंचरस जगह है टूरिस्ट के लिए। इसके उलट थाम लुआंग में पहले भी लोग लापता हो चुके हैं और जुलाई में मानसून का मौसम शुरू होते ही गुफा एडवेंचरस से बेहद खतरनाक हो जाती है। बारिश के मौसम में गुफा में बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है। अब काफी समय बीत चुका था और बच्चे अभी तक घर पर नहीं पहुंचे थे, इसलिए अब इन बच्चों के पेरेंट्स को इनकी चिंता होने लगी। इन सब के फोन आउट ऑफ कवरेज आ रहे थे। खोजबीन करने पर उनके एक फ्रेंड से पता चला कि वो लोग थाम लुआंग केव में जाने वाले थे, जिसके बारे में मैसेजिंग ऐप पर एक ग्रुप चैट में उनकी बात हुई थी। तो उनके पेरेंट्स उन्हें ढूंढने सीधा गुफा की तरफ ही चले गए। उन्हें वहां पहुंचकर गुफा के एंट्रेंस के बाहर ही उनकी साइकिल, बैग्स और उनके जूते मिले। गुफा में अंदर फंसे बच्चों और उनके कोच ने खुद को मुसीबत में पाया, क्योंकि पिछले काफी समय से बाहर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन गुफा के इतने अंदर आ जाने की वजह से उन्हें बाहर हो रही बारिश का कुछ पता ही नहीं चला और पहाड़ पर गिरने वाला सारा पानी कहीं तो गिरना था। उस गुफा में पानी भरना शुरू हो चुका था। गुफा के प्रवेश द्वार से लगभग 4 किलोमीटर दूर एक छोटे से चट्टानी शेल्फ, जो कि पटाया बीच के नाम से जाना जाता है, वो पैसेज पहाड़ के पानी से पूरी तरह भर चुका था। अब उनके पास सामने से आते पानी से पीछे हटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो सभी लोग अब उस गुफा के गहरे अंधेरे के बीच समय की सारी समझ हो चुके थे। उन सभी के मन में डर और आतंक ने जगह ले ली थी। ग्रुप के लड़कों ने अब चट्टान के पत्थरों से शेल्फ के अंदर 5 मीटर गहरी खुदाई की, जहां वो एक दूसरे के साथ सटकर बैठ सकते थे, जिससे वो ठंड से बच सकें और खुद को गर्म रख सकें। कोच ईकापोल चैनथोंग, जो कि एक मॉन्क भी था, उसने लड़कों को मेडिटेशन कराया, उन्हें शांत रहने और जितना हो सके कम हवा का उपयोग करने में मदद करने के लिए, जिससे वो लोग ऐसी स्थिति में भी इतने दिनों तक बिना कुछ खाए अपनी ताकत बचा पाने में सफल रहे और सकारात्मक बने रहे। जहां गुफा में भरा हुआ मिट्टी कीचड़ वाला पानी जो कि पीने लायक नहीं था, तो फिर इन्होंने इतने दिन तक बिना पानी कैसे सरवाइव किया होगा। दरअसल कोच ने उन्हें गुफा की दीवारों से टपकती नमी के रूप में पानी की बूंदों को पीने के लिए इस्तेमाल करने की सलाह दी, जो कि साफ और पीने लायक पानी था और जिसे पीकर ये अपना काम अब तक चला रहे थे। वहां अंधेरा था, लेकिन उनके पास टॉर्च थी, जिसे कि वो बारी बारी जलाकर या जरूरत पड़ने पर जलाकर रोशनी कर रहे थे। गुफा के अंदर लाइमस्टोन की दीवारों और चट्टानों में बारीक क्रैक्स और छेद से थोड़ी बहुत एयर पास हो सकती थी, जिसकी वजह से उन्हें उस समय कम मात्रा में पर ऑक्सीजन मिल रहा था। बाहर बचाव अभियान तेजी से चल रहा था। अथॉरिटीज ने बेहतरीन थाई नेवी सील्स, नेशनल पुलिस और अन्य बचाव टीमों को बुलाया। स्थानीय वॉलंटियर्स भी मदद के लिए पहुंच रहे थे। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में गुफा के एक चैम्बर में कुछ फुटप्रिंट्स मिले, लेकिन इससे ये साबित नहीं किया जा सकता था कि वो लोग अभी भी जिंदा हैं। फुटबॉल टीम के सदस्य थाम लुआंग की गहराइयों में कहीं फंसे थे, लेकिन वास्तव में कहां? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बचाव कर्मी उन तक कैसे पहुंच सकते हैं। गुफा में सर्च ऑपरेशन करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी और नेवी सील डाइवर्स, जो कि अपने काम में माहिर थे, उन्हें भी गुफा जैसी जगह में गोताखोरी करने का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था।
ऊपर से मौसम और भी खराब होता जा रहा था और ज्यादा बारिश की आगाही मौसम विभाग द्वारा की जा रही थी। और ज्यादा बारिश होने का मतलब था कि गुफा में पानी के लेवल का और बढ़ना और चैम्बर्स में आई बाढ़ ने रेस्क्यूअर्स को गुफा के कई हिस्सों से अलग थलग कर दिया था, जिन हिस्सों में शायद फुटबॉल टीम के सदस्य फंसे हो सकते थे। इंजीनियर्स अब पावरफुल पंप की मदद से बड़े बड़े पाइप से गुफा में भरे पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआत में किसी को ये आइडिया नहीं था कि क्या किया जाए, इसलिए अधिकारी वो सब इक्विपमेंट्स ले आए जिनके बारे में वे सोच सकते थे। लेकिन फिर भी कोई बात बनती नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने पहाड़ में खुदाई करने की कोशिश भी की। वो किसी भी तरह से गुफा में किसी सुराख या दरारें ढूंढ रहे थे जिससे कि वो अंदर चैम्बर्स में घुस सके और अंदर फंसे फुटबॉल टीम के सदस्यों का पता लगा सके। और अंदर फंसे फुटबॉल टीम के सदस्यों का पता लगाने के लिए थर्मल सेंसर वाले ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। बचाव दल ने स्थानीय जानकारी के लिए विलेजर्स की भी मदद लेना शुरू कर दिया था कि तभी थाई नेवी सील्स को एक लड़का मिला जो कि उसी फुटबॉल टीम का सदस्य था और किसी वजह से वो गुफा में अपनी फुटबॉल टीम के साथ उस दिन नहीं जा पाया। उसने उन्हें गुफा की एक जगह के बारे में बताया जहां वो अंदर फंसे अपने दोस्त के साथ पहले भी जा चुका था, जिसे कि पटाया बीच कहा जाता है। अंदर फंसे लड़कों के परिवार वाले भी गुफा के बाहर उन सब के लिए प्रार्थना कर रहे थे। गुफा में फंसे लड़कों की खबर पूरे थाईलैंड में जंगल की आग की तरफ फैल गई। इस रेस्क्यू मिशन को अब पूरे देश का समर्थन मिल रहा था और देश भर से वॉलंटियर्स घटना स्थल पर पहुंचने लगे थे। लेकिन ये रेस्क्यू अभी और भी बड़ा होने वाला था। रेस्क्यू के शुरुआती कुछ दिनों में किसी के हाथ कोई सफलता नहीं लग रही थी। डाइवर्स जहां जहां जाते वहां वहां रस्सियों को लगाते जा रहे थे ताकि वो रास्ता न गुम हो जाए और उन्हें स्विमिंग करने में प्रॉब्लम न आए। तभी वर्नन अंसवर्थ, जिन्होंने थाम लुआंग केव सिस्टम की खोज में वर्षों बिताए, जहां लड़के 17 दिन तक फंसे रहे, जिसका मतलब ये है कि उनके पास उस गुफा के बारे में एक्सपर्ट नॉलेज था जो कि बचाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उनकी इस रेस्क्यू में अहम भूमिका थी। उनके बनाए गुफा के मैप की वजह से अब सर्च ऑपरेशन सही डायरेक्शन में जा रहा था। गुरुवार 28 जून को पहला इंटरनेशनल बचाव दल घटना स्थल पर पहुंचा। ये अमेरिकी वायुसेना के रेस्क्यू स्पेशलिस्ट और यूके, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों के केव डाइवर्स थे जो कि अपनी मर्जी से इस मिशन से जुड़े थे और कुछ को थाई अथॉरिटीज द्वारा बुलाया गया था, जिनमें जॉन वॉलेंथन और रिक स्टैंटन का नाम शामिल था। रविवार 1 जुलाई को लड़कों के लापता होने के ठीक एक हफ्ते बाद बचाव दल को कुछ सफलता हाथ लगी। वे एक बड़ी गुफा में पहुंचे जिसे बाद में चैम्बर 3 डिक्लेयर किया गया और ये गोताखोरों के लिए एक प्रमुख आधार बन गया। अगले ही दिन 2 ब्रिटिश गोताखोरों ने आखिरकार उस जगह को ढूंढ ही लिया जिसके बारे में फुटबॉल टीम के उस लड़के ने बताया था। जॉन वॉलेंथन और रिक स्टैंटन मंडे को पटाया बीच तक पहुंच गए, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। जॉन वॉलेंथन ने बताया कि इसके बावजूद वो दोनों आगे बढ़े और जहां कहीं भी उन्हें गुफा में एयर स्पेस दिखती वो सतह पे आते, आवाज लगाते और कुछ सूंघने की कोशिश करते। वे अंधेरे और धुंधले पानी में आगे बढ़ते रहे। फिर कुछ 100 मीटर आगे उन्हें एक जगह मिलती है जहां पानी कम था। जल्द ही जॉन की टॉर्च की रोशनी एक जगह पर पड़ती है और उसने देखा कि लड़के अंधेरे से बाहर निकले नीचे की तरफ उसकी ओर आ रहे थे। रिक ने लड़कों की गिनती शुरू कर दी जबकि जॉन ने पूछा, आप कितने लोग हैं? उनका जवाब आया, 13। रिक को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे सभी जीवित हैं। खोए हुए वाइल्ड बोअर्स मिल गए थे। दोनों डाइवर्स ने लड़कों का हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ थोड़ा समय बिताया और अपनी लाइट्स वहां छोड़ दी और उनसे फूड के साथ आने का वादा भी किया। उन डाइवर्स ने ये मोमेंट अपने कैमरे में कैद कर लिए थे और तुरंत सोशल मीडिया में शेयर भी कर दिया। सब लोगों के लिए ये एक बेहद खुशी का पल था। इतने टाइम बाद बच्चों की सही सलामत खबर मिलने से उनके पेरेंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बच्चे थोड़े पतले और कमजोर जरूर हो गए थे, लेकिन वो जिंदा थे। उन लोगों के लिए केव में डॉक्टर भेजे गए जिन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया और अब उन सभी को एक प्रॉपर डाइट पे रखा गया। समय बीतने के साथ साथ रेस्क्यूअर्स के लिए मुसीबतें भी बढ़ती जा रही थी कि अब उन सभी लड़कों को केव से बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि कई बच्चों को स्विमिंग ही नहीं आती थी और जिनको आती थी उनके लिए भी ये आसान नहीं था।
क्योंकि जब प्रोफेशनल डाइवर्स तक स्ट्रगल कर रहे थे तो वो तो बच्चे थे। अब गुफा में उन बच्चों के अलावा और भी डाइवर्स मौजूद थे, जिस वजह से गुफा में ऑक्सीजन का लेवल तेजी से कम होने लगा था, जो कि सबके लिए खतरे की बात थी। इस मुश्किल से निपटने के लिए गुफा के अंदर पाइप डालकर ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन की सप्लाई की गई, जिसके लिए गुफा में कई जगह ऑक्सीजन सिलेंडर्स पॉइंट भी इंस्टॉल किए गए थे। 38 वर्षीय नेवी सील डाइवर समन कुनान, जो कि अपनी टीम के साथ गुफा के अंदर अब तक ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई कर रहे थे, लेकिन 6 जुलाई के दिन जब वो ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अंदर गए तो बीच में ही उनके खुद के टैंक में ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से गुफा में पानी के अंदर ही उनकी जान चली गई। उनका साथी उन्हें खींचकर बाहर लाया और उन्हें होश में लाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस रेस्क्यू का ये सबसे दुखद पल था। चिंता की बात ये थी कि जितना पानी गुफा से निकाला गया था उससे कहीं ज्यादा आने वाली बारिश उसमें भर देगी, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में भारी बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई थी, जो कि खतरे की बात थी। समय बहुत कम था। बचाव दल ने 3 ऑप्शन सामने रखे। 1, गुफा के बाढ़ वाले क्षेत्रों में गोता लगाने के लिए लड़कों को ट्रेनिंग देना, जिससे कि ऐसी मुश्किल स्थिति में आखिरी विकल्प माना जाता है, लेकिन वो लोग बहुत कमजोर हो चुके थे तो ये पॉसिबल ही नहीं था। दूसरा, मॉनसून के खत्म होने का इंतजार कर गुफा में पानी के लेवल के कम होने का इंतजार करना, और इसमें 4 महीने तक लग सकते हैं, लेकिन इतने टाइम तक अंदर फंसे लड़के गुफा में जिंदा नहीं रह पाते। तीसरा, गुफा में ड्रिलिंग करके अल्टरनेट पैसेजेस बनाना, लेकिन खुदाई की वजह से गुफा के ढहने का बड़ा रिस्क था। रविवार 7 जुलाई लड़कों को लापता हुए 2 सप्ताह बीत चुके थे। अथॉरिटीज ने ये डिक्लेयर किया कि वो लड़कों को अब बाहर निकालने जा रहे हैं। हेड ऑफ द रेस्क्यू नारोंग साक ने कहा, आज से ज्यादा सही और दूसरा दिन नहीं है। आखिर इतनी जल्दबाजी में ये डिसीजन क्यों लिया गया? स्थानीय लोगों ने थाई नेवी सील्स को यह भी बताया था कि हर साल लगभग 10 जुलाई तक थाम लुआंग गुफा बाढ़ के पानी से पूरी तरह से भर जाती है, और अब इस रेस्क्यू का वो समय आ गया था जिसे कि आगे जाके सुपर ह्यूमन रेस्क्यू के नाम से जाना गया, जिसमें लगभग 100 थाई और विदेशी डाइवर्स शामिल थे। मिशन को अब 2 भागों में बांट दिया गया। इसमें से चैम्बर 3 सबसे मुश्किल था। रेस्क्यूअर्स हड्डियों को जमा देने वाले मटमैले ठंडे पानी में 1 घंटे तक रास्ता बनाने में लगे हुए थे, और अब हर लड़के को एक फुल फेस एयर मास्क दिया गया। उन्हें स्ट्रेचर पे लेटाया गया। रेस्क्यू के दौरान उन 12 बच्चों और कोच को नैरो पैसेज और पानी के अंदर ले जाते वक्त डर और घबराहट की वजह से बीच रास्ते में कहीं पैनिक या एंजाइटी अटैक ना आ जाए, तो इसलिए उन्हें मेडिकल टीम द्वारा एनेस्थीसिया देकर आधा बेहोश किया गया। फिर स्ट्रेचर को क्लिप के थ्रू रस्सी से लटकाकर धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाने लगा, जिसमें एक डाइवर स्ट्रेचर के पीछे से सपोर्ट कर रहा था और दूसरा उसे फ्रंट से आगे खींच रहा था। एक बार जब वे चैम्बर 3 में पहुंचे तो ये दूसरे चरण का समय था, जिसमें कुछ आधे घंटे और लग गए और हर लड़के को एक स्ट्रेचर में सुरक्षित किया गया था और कम से कम 5 डाइवर्स की टीम द्वारा ले जाया गया था। बचाव दल को विंड सिस्टम का उपयोग करके लड़कों को एक खड़ी ढलान पर ले जाना था। कुछ चट्टानी इलाकों में उन्होंने एक मानव श्रृंखला बनाई, लड़कों को आगे पार कराया, जबकि कुछ जगह उन्होंने उन्हें पानी निकालने वाले पाइपों के ऊपर से सरका दिया। डाइवर इवान किराटजिक ने कहा, मुझे अच्छी तरह से याद है उस वक्त हम सब बहुत नर्वस थे जब पहले लड़के को उस अंधेरी जगह से मेरी तरफ स्ट्रेचर पे लाया जा रहा था, तो मुझे ये दृश्य किसी दुर्घटना में हुई इमरजेंसी जैसा लग रहा था, जैसे ये कोई रेस्क्यू किया बच्चा नहीं, कोई घायल हुआ इंसान हो। लेकिन जब मैंने देखा कि वो जिंदा है और सांस ले रहा है तो मुझे बहुत खुशी हुई, और अब एक के बाद एक वाइल्ड बॉल्स को थाम लुआंग के अंधेरे से बाहर निकाला गया। चियांग राय शहर के एक हॉस्पिटल में एम्बुलेंस में तेजी से जाने से पहले उन्हें ऑक्सीजन दी गई। सीनियर नेवी सील ऑफिसर सुपाचाई ताना संसाकोन के अनुसार जैसे ही लास्ट बैच के लड़कों और कोच को गुफा से बाहर निकाला गया, पानी का लेवल फिर से गुफा में 1 घंटे में 30 सेंटीमीटर की तेजी से बढ़ना शुरू हो गया था, और ट्यूसडे 10 जुलाई को सभी बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया था। इसके बाद उन सभी को डायरेक्ट हॉस्पिटल ले गए और क्वारंटीन कर दिया गया ताकि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके, और इतने दिन गुफा में रहने के बाद कोई इन्फेक्शन ना हुआ हो इसकी जांच के लिए। इसके साथ ही अगली सुबह 11 जुलाई पूरी दुनिया ने इस रेस्क्यू को देखा और सोशल मीडिया में यही छाया रहा। कई लोग सोच रहे थे
कि खोए हुए वाइल्ड बोर्स की कहानी का अंत वही गुफा में हो जाएगा। इसके बजाय ये होप और सर्वाइवल की कहानी बन गई। मौत और जिंदगी से जूझ रहे बच्चे एक बार फिर अपने परिवार वालों से मिल पाए। जॉन ने ब्रिटेन लौटने पर संवाददाताओं से कहा, ये दुनिया भर के आम लोगों की कहानी है जो उत्तरी थाईलैंड के सुदूर शहर में एक साथ एक मिशन के लिए आते हैं, 12 लड़के और उनके कोच को बचाने के लिए। यदि आप किसी और के बच्चों के लिए ऐसा कर सकते हैं तो आप करेंगे। उन 12 बच्चों के लिए रेस्क्यूअर्स किसी सुपर हीरो से कम नहीं थे, क्योंकि दिन रात उन रेस्क्यूअर्स ने अपनी जान पर खेलकर और उन सभी को बचाकर एक मिरेकल कर दिया था। हीरो या सुपर हीरो बनने के लिए किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं होती। इसके लिए आपका जज्बा और एक सोच ही काफी है कि आप अपने अलावा दूसरों की भी फिक्र और उनकी कद्र करते हैं, और तब आप ऐसा कर गुजरते हैं जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। जैसे समन गुनान, जो कि इस मिशन में शहीद हो गए, और वो तमाम रेस्क्यूअर्स जिन्होंने इस इम्पॉसिबल मिशन को पॉसिबल बनाया। याद रखिए, ये उनकी जॉब का हिस्सा नहीं था, वो अपनी मर्जी से वहां आए थे। और वो कोच एकापोल, जिसने उन 12 लड़कों को उस अंधेरी गुफा में भूखे रहते हुए भी जिंदा रहने की उम्मीद जगाए रखी। सही मायने में ऐसे होते हैं रियल लाइफ के सुपर हीरोज। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टोरी बिहाइंड इट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ। थैंक यू।